गले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल हो सरकाय लो खटिया जाड़ा लगे सरकाय लो खटिया जाड़ा चिपक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू हे उई अम्मा क्या करता है लड़का मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए 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 चोरा चोरी चने के खेत में कोई चोरी चने के सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन सुन जरा सुन क्या कहती है मैं हूँ गाँव की गोरी पाव रंग लहरी जरा मुझको भी पढ़ना सिखा तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा। इंसान को धन और दौलत मिले ना मिले पर पूरी जिंदगी गुजार सके उतनी शोहरत कुछ लोगों को मिल जाती है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें सुपरस्टार का ओहदा मिलता है, किंतु डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा ही काफी है। इस मुहावरे जैसी जिंदगी कुछ सितारों ने गुजारी है और आज भी कुछ सितारे गुजार रहे हैं। उन्हीं में से एक हस्ती है पूर्णिमा उर्फ सुषमा श्रेष्ठ। मूलतः वो है तो नेपाली पर मराठी उनके नस नस में दौड़ती है, जैसे कि उनका मौसी को मावशी बोलना या फिर बड़े बड़े दिग्गजों को अंकल या चाचा की जगह काका बोलना। बेसिकली ये शब्द मराठी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर सुषमा के केस में ये है कि उनके पिताजी भोलानाथ नेपाली थे तो वहीं उनकी माताजी महाराष्ट्रियन थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिताजी संगीत के ज्ञाता थे तो वहीं उनकी माँ और मौसियाँ आवाज की धनी थी। तो आप बोल सकते हो कि उन्हें शायद ही कहीं बाहर गाना सीखने के लिए जाना पड़ा होगा। उस दौर में तो ऐसा कुछ प्रोफेशनल चाइल्ड सिंगर जैसी बात नहीं थी। आज तो गली गली में एक सिंगर मिल जाता है, पर उस दौर में चाइल्ड सिंगर सिर्फ एक थी, सुषमा श्रेष्ठ। उनके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी रुका नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस दौर में बच्चों पर फिल्माए गए गाने भी लता दीदी और आशा जी गाती थी। 6 सितंबर 1960 में उनका जन्म हुआ था और उस वक्त फिल्म वालों की इतनी आलीशान जिंदगी भी नहीं होती थी। बस पेट भर जाए उतने पैसे मिलते थे। उनके पिताजी भोलानाथ उनके बचपन के दिनों में ही काठमांडू से कोलकाता और कोलकाता से मुंबई बस गए थे। मुंबई में वे संगीत के साथ आए और बतौर संगीतकार के रूप में काम ढूंढने लगे। इस काम में वे विफल जरूर हुए, पर खेमचंद प्रकाश साहब के यहाँ उन्हें असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनने का बड़ा मौका मिला। लता दीदी का पहला सुपरहिट गाना आएगा आने वाला जिस महल फिल्म में शुमार हुआ वो भोलेनाथ का आखिरी काम था। उसके बाद वे आजाद रहकर कोशिश करना चाहते थे, पर उस दौर में भी नए युवकों को दबोचा जाता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भोलेनाथ के साथ भी यही हुआ। कोई फिल्म बनी नहीं तो कोई बीच में बंद हो गई, इसलिए वे इस फील्ड में अपना नाम रोशन कर नहीं सके। उसके बाद तंग आकर उन्होंने किशोर कुमार के साथ काम करना शुरू किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार संगीतकार भी थे और उनके संगीत का अरेंजमेंट भोलेनाथ किया करते थे। सुषमा श्रेष्ठ कहती हैं कि किशोर कुमार ने जितने भी गाने बनाए हैं उनमें उनके पिताजी का अहम योगदान रहा है, पर इतना होते हुए भी आर्थिक रूप से भोलेनाथ का परिवार कमजोर ही था। आखिरी दिनों में भोलेनाथ इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि वे अपनी बेटी को संगीत क्षेत्र में जाने के लिए रोकने लगे, पर क्योंकि सुषमा के मामा और मौसी खुद गायक थे इसलिए उनके कारण सुषमा को संगीत में आगे बढ़ने का मौका मिला। उस वक्त उनकी माँ, मौसी और मामा संगीत समारोह में गाना गाने जाते थे। उनके पीछे पीछे छोटी सुषमा भी जाती थी। उनकी जो भी चिल्लर से कमाई होती थी उसे घर आकर गिनने का मजा कुछ और होता था। सुषमा बताती हैं कि कुछ 200-300 रुपए मिल जाते थे। उनकी जो माँ थी उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी बेटी आशा भोसले जैसी बड़ी गायक बने। इस सपने को पूरा करने के पीछे सुषमा की मामा और मौसी का बड़ा योगदान था। इन दोनों की बदौलत ही उन्हें अपने जीवन का पहला फिल्मी गीत मिला था। दरअसल हुआ यूं कि 1969 में शंकर जयकिशन को एक गाना बच्चे की आवाज में रिकॉर्ड करना था। उस वक्त तो ऐसा कोई चाइल्ड सिंगर था नहीं, इसलिए उन्होंने अपने सहकर्मी से ऐसा कोई बच्चा ढूंढने को कहा।
उन सहकर्मियों में से ढोलक बजाने वाले चंद्रकांता भोसले ने तुरंत ही भोलेनाथ की बेटी का नाम लिया। अगले दिन सुषमा अपने मामा और मौसी के संग शंकर जयकिशन के यहाँ पहुंचे। वहाँ हसरत जयपुरी भी थे। बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की भी बड़ी भीड़ थी। इन सब के सामने सुषमा को सुर के बारे में पूछा गया। सुषमा ने तुरंत काली एक बोला और ये सुनकर शंकर जयकिशन आश्चर्यचकित हुए कि ये छोटी बच्ची सुर के बारे में भी जानती है। उसके बाद सारेगामापा गाकर सुनाने को कहा गया। ये सुनकर सभी लोगों ने फैसला लिया कि ये बच्ची फिल्म का गाना गाएगी। इस पर सुषमा की मौसी ने रिहर्सल करने की बात पूछी तो शंकर जयकिशन ने बता दिया कि इस बच्ची को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अब इतने बड़े संगीतकार ने तारीफ कर दी, इसका तो यही मतलब था कि सुषमा श्रेष्ठ कोई सामान्य लड़की नहीं थी। कुछ दिन बाद आखिरकार है ना बोलो बोलो गाना रिकॉर्ड हुआ। इसे रिकॉर्ड करते वक्त सुषमा के साथ मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जैसे दिग्गज भी थे। आपको ये भी बता दूं कि सुषमा को रफी साहब ने 100 रुपए इनाम के रूप में दिए थे। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि उनकी कामयाबी देखने के लिए पिता भोलेनाथ जिंदा नहीं थे। दुर्भाग्य से उसी साल बैशाखी के दिन उनका देहांत हुआ था। जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन सुषमा एक बहुत बड़े समारोह में 3 गीत गाने वाली थी। इस दुख भरी खबर को सुनने के बावजूद सुषमा ने स्टेज पर चढ़कर गीत गाए। जब शो के संचालकों ने माइक पर इस बात की घोषणा की तो राज कपूर और प्राण जैसे दिग्गजों ने भी खड़े होकर सुषमा के लिए तालियां बजाईं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी फिल्म की कहानी जैसी दिखती है। पर इतनी कम उम्र में सुषमा श्रेष्ठ ने जो कुछ देखा और सहा वो तारीफ के काबिल था। आपको ये भी बताऊं कि उनके पिताजी के देहांत के वक्त भी सुषमा के घर वाले गरीबी का सामना कर रहे थे, परंतु अंदाज फिल्म का गाना है ना बोलो बोलो ने उनकी किस्मत बदल दी, जो पिता के देहांत के 19 दिन बाद रिलीज हुई थी। आपको ये भी बताऊं कि उस स्टेज प्रोग्राम में भोलानाथ न सिर्फ शामिल होने वाले थे बल्कि बेटी की आवाज को धुन भी देने वाले थे। परंतु देहांत के बाद सवाल खड़ा हुआ कि अब कौन धुन देगा। इस बीच प्रसिद्ध गायक नरेंद्र चंचल ने सुषमा के पिताजी की जगह ली। नरेंद्र चंचल की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आखिरकार 1971 के साल का अप्रैल महीने के बाद तो सुषमा श्रेष्ठ की जिंदगी बदल गई। हर कोई उन्हें पहचानने लगा। जिस पल का सपना पिता ने देखा उसे बेटी ने पूरा किया। ये अपने आप में ही बड़ी बात है। उसके बाद SD बर्मन ने उन्हें अपने घर बुलाकर एक गीत गाने के लिए ऑफर भी दिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो गीत था जिसे सुषमा गाने वाली थी। इसके रिकॉर्डिंग के वक्त खुद SD बर्मन उनके असिस्टेंट भोलानाथ को याद करके रोने लगे थे। इस घटना के बाद SD बर्मन अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे। तब भी सुषमा उनसे मिलने गई थी। उस वक्त निराश होकर SD बर्मन ने कहा कि मैं तुमसे कोई अच्छा गीत गवा नहीं पाया, पर मेरा बेटा RD बर्मन तुम्हें मौका देगा। सचिन देव बर्मन की वो बात सच हुई और RD बर्मन ने सुषमा को उनके जीवन के बेहतरीन गाने गवा कर लिए। सुषमा श्रेष्ठ की सफलता की गाड़ी जितनी गति से दौड़ी उतनी ही गति से ब्रेक भी लग गई। कुछ मशहूर गीत गाने के बाद सुषमा ने 1980 के बाद शादी कर ली और गायकी से मुंह मोड़ लिया। शायद ये उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। अगर वे अपना काम बरकरार रखती तो शायद आज सुषमा इससे भी ज्यादा कामयाब होती। परंतु 90 के दशक के आसपास उन्होंने दोबारा गाना शुरू किया तो इस बार भी तहलका मच गया। 90 के दशक के हर एक महान गायक और संगीतकारों के साथ उन्होंने गीत गाए और हिट भी हो गए। उनके द्वारा गाया हुआ कौन सा गाना आपको पसंद है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।